हेलो एवरीवन। जो है आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सीयूटी यूजी का पॉलिटिकल साइंस पेपर का। ये सॉल्व पेपर है 2022 का। ये 2022 का क्वेश्चन है जिसमें आंसर भी दे रखा है, तो हम सॉल्व करेंगे इस जितने भी क्वेश्चन है इसके, और देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 क्वेश्चन में बोला है कि द अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, सही कालक्रम में। तो पहले दे रखा है सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, रशियन रेवोल्यूशन, वार्सा पैक्ट। तो इसमें सही जो उत्तर होगा वो आपको बताना है। तो इसमें इन्होंने सही उत्तर नहीं दिया, बट यहाँ पे जो है सबसे पहले आ रहा है रशियन रेवोल्यूशन 1917 में हुआ। उसके बाद जो है वार्सा पैक्ट जो है 1955 में हुआ, एंड सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान 1979, एंड फॉल ऑफ बर्लिन वॉल नवंबर 1989, एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर 1991। ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर इस तरीके से बनेगा इसका। क्वेश्चन सेकंड की ओर चलते हैं। उसमें बोला है कि आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, यानी जब सोवियत संघ की विघटन हुआ था उसके राजनीतिक परिणाम कौन से थे। तो आपका ऑप्शन है पहला ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म, एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फेडरेशंस, यानी शीत युद्ध का टकराव का अंत, फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल का गठन, गल्फ वॉर, पावर रिलेशन इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज। तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी है, यानी इसमें सबसे पहले क्या क्या वो कॉन्सिक्वेंस हुए थे। एंड ऑफ द कोल्ड वॉर हो गया था, ठीक है। उसके साथ जो है कॉमनवेल्थ स्टेट बने थे नए नए, और जो है पावर रिलेशन में क्या हो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चेंज आया, कैपिटलिज्म का बढ़ावा मिला क्योंकि अमेरिका जो है इसमें जीता था, एंड डिक्लाइन ऑफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, जो भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी यानी उसकी विचारधारा थी वो क्या है, गिर गई। नेक्स्ट है कि द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बर्लिन वॉल इज़ फॉल्स, यानी बर्लिन वॉल्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है। तो ऑप्शन सी उसका होगा, यानी इट मार्क द यूनिफिकेशन ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ द जर्मनी। बेसिकली जो है बर्लिन वॉल जो है ये यूनिफिकेशन का पार्ट नहीं था, मार्क नहीं था। बर्लिन वॉल जो है बैरियर था जो सिटी ऑफ बर्लिन को डिवाइड करती थी फ्रॉम 1961 से 1989 के बीच में। इसके अलावा जो है एंड दिस वॉल वॉज फुल्ली डिसमेंटल इन द 1989। तो 1989 में इसको पूरी तरह से गिरा दिया गया। एंड बर्लिन वॉल वॉज सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर, तो इसको सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध का जो है एक प्रतीक माना जाता है कि उस समय जो है ये बर्लिन वॉल को देखा गया था उस समय इस रूप में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपको मैचिंग करना है ऑपरेशन दे रखे हैं इसके अंदर। पहला ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, दूसरा ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम, एंड ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो इसमें बता रहे हैं कि कौन कौन से जो है कब कब हुआ था। तो ऑप्शन जो इसका डी होगा सही आंसर। तो ऑप्शन डी को हम देखें तो इसमें दे रखा है कि ऑपरेशन जो डेजर्ट स्टॉर्म है कब हुआ था, 1919 में, 1990 में। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच जो है 1998 में हुआ था। इसके अलावा जो है ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम 2001 में हुआ था, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 2003 में। तो इम्पॉर्टेंट डेट से एग्ज़ाम के लिए आप जो है इसको आंसर के फॉर्म में भी आप याद कर सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है। नेक्स्ट है हु वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन 1985। तो कौन था जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी का 1985 का। तो ऑप्शन ए होगा मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव जो उस समय क्या थे, वो जनरल सेक्रेटरी थे किसके, कम्युनिस्ट पार्टी के। मिखाइल गोर्बाचेव की बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी के ये कब थे, 1985 में। ही वाज स्टार्टेड रिफॉर्म प्रेजेंट सिस्टम टू कीप यूएसएसआर ब्रेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन्होंने काफ़ी सारे रिफॉर्म किए, बट रिफॉर्म जो है जितना किया उस जो एक्सपेक्टेशंस लोगों की काफ़ी ज़्यादा थी, इस वजह से जो है सोवियत संघ सही से इनके सामने डिमांड पूरा नहीं कर पाया लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेंज दी फॉलोइंग इवेंट इन करेक्ट सीक्वेंस। कौन सा जो है पहले आएगा, आपको सीक्वेंस में करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है इवेंट को। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आसियान एंड चाइना टेक ओवर ऑफ तिब्बत, ठीक है। इसके बाद ऑपरेशन डोर पॉलिसी अडॉप्टेड इन चाइना, एंड एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड जो ई है वो यूरोपियन यूनियन वाज एस्टैब्लिश। तो ऑप्शन जो इसका डी ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले आएगा आपका चीन द्वारा तिब्बत पे अधिग्रहण, यानी तिब्बत पे जो है चीन ने अधिग्रहण किया था 24 अक्टूबर 1951 को। सॉरी, सबसे पहले शीत युद्ध का अंत आएगा 1945 को, जो है आपका द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ, ठीक है। उसके बाद चीन द्वारा तिब्बत का अधिग्रहण किया गया 24 अक्टूबर 1951 को। इसके बाद आसियान की स्थापना कब हुई थी, 8 अगस्त 1967 को। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। चीन के खुले द्वार की जो नीति अपनाई गई थी 1978 में। उसके अलावा जो है यूरोपियन यूनियन की जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1993 में। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। नेक्स्ट है कि
टू इंट्रोड्यूस अ मार्केट इकोनॉमी 1970s चाइना डिड नॉट अडोप्ट। तो जो मार्केट इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया था इसमें से चाइना ने अडोप्ट नहीं किया था। ऑप्शन डी को अडोप्ट नहीं किया था। द यूएसएसआर मॉडल ऑफ शॉक थेरेपी, इसको अडोप्ट नहीं किया था। बाकी जो है चाइना ने जो है ओपन डोर पॉलिसी अडोप्ट किया था, एफडीआई स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया था। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज ये भी किया था चाइना ने अपने आप को बढ़ाने के लिए आगे। नेक्स्ट है मार्शल प्लान रेफर्स टू, क्या है मार्शल प्लान? हमें बताना है कि सोवियत एशियन ट्रेड पैक्ट, इंटरनेशनल फोरम फॉर वर्क क्रिमिनल, अमेरिका मैसिव फाइनल टू हेल्प यूरोप। तो ऑप्शन जो है इसका सी होगा, इन अमेरिका मैसिव फाइनेंशियल हेल्प टू यूरोप, यानी यूरोप की आर्थिक मदद के लिए जो है अमेरिका ने काफ़ी पैसे दिए थे। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस, द फुल फॉर्म ऑफ OECD, OECD का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन बी होगा, यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। तो ये इसको याद रखना कब बना था। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। 38 देश इसमें वर्तमान में इसके 38 देश हैं इसमें, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या है? फोस्टरिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कोऑपरेशन, फाइट पॉवर्टी थ्रू द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो पॉवर्टी को ख़त्म करना है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना है। नेक्स्ट है आसियान वॉज स्टैब्लिश इन द ईयर ऑफ, तो कब आसियान की स्थापना हुई थी? ऑप्शन बी 1967 को। आसियान की जो स्थापना हुई थी 1967 में हुई थी। 5 देश मिलकर इन्होंने बनाया था, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। इन्होंने बैंकॉक डिक्लेरेशन पर साइन किया था। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या आसियान का? टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड थ्रू द सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। तो ये जो है इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर इशू बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कौन सा मेजर इशूज़ है? तो जो मेजर इशू है वो रिवर का वाटर डिस्प्यूट है, ठीक है। टेररिज्म की बात करें तो वो पाकिस्तान के बीच में और इंडिया के बीच में जो इशूज़ है, बट रिवर वाटर डिस्प्यूट जो है वो बांग्लादेश के साथ है, ठीक है। तो याद रखना आप लोग। नेक्स्ट आता है 1989 में क्या हुआ? इंडिया पीस कीपिंग फोर्स पुल्ड आउट ऑफ श्रीलंका विदाउट अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव बिकॉज। तो 1989 में क्या हुआ? पीस कीपिंग फोर्स जो है यूएन की, वो है इंडिया पीस कीपिंग फोर्स जो है इंडिया की, वो जो है अमेरिका से वो सॉरी श्रीलंका से आ गई थी इसका, और बिना ऑब्जेक्टिव पूरा किए हुए। रीज़न क्या था इसके अंदर? ऑप्शन जो दे रखा है, तो सही ऑप्शन डी होगा, यानी भारतीय सेना को लिट्टे से लड़ना पड़ा, ठीक है। इसके अलावा भारतीय सेना को श्रीलंका के निवासियों ने भी पसंद नहीं किया, ये भी एक रीज़न था। श्रीलंकाई तमिल इसे अपने अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप मानते थे, बोलते थे कि वो जो है कहीं ना कहीं इंटरनल अफेयर में जो है इंटरफेयर कर रहा है भारत, इसलिए जो है इनको वापस आना पड़ा। नेक्स्ट है कि इंडिया पीस कीपिंग फोर्स वॉज सेंट टू श्रीलंका इन, तो कब भेजा गया? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर 1987 में। तो ये भेजा गया था कहाँ पे? श्रीलंका के अंदर, द फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन नेपाल टिल 2006 वॉज, तो किस तरीके का यहाँ पे गवर्नमेंट थी नेपाल के अंदर 2006 तक? कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक, कम्युनिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी संवैधानिक राजतंत्र। और यानी 2006 तक तो ये था। उसके बाद 1990 में राजा के अधिकारों और दायित्वों के साथ संविधान को अपनाया गया, और 2006 में नेपाल ने राजा की शक्ति को समाप्त कर दिया और लोकतंत्र अपना लिया गया। तो 2006 में कब बना? लोकतंत्र बन गया देश। इसके अलावा जो है इंडिया कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान ओवर स्ट्रेटेजिक इशू लाइक, तो इंडिया के जो इशूज़ है वो किसको क्या है? ऑप्शन डी होगा, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर स्ट्रेटेजिक इशू ये है इंडिया और पाकिस्तान के बीच का। सियाचिन ग्लेशियर पे जो है इनको कब्जे को लेकर लड़ाई है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस स्टेटमेंट अबाउट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इट वाज एस्टैब्लिश इन 1994। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन बी है इसमें, ऑल डिसीजन आर टेकन बाय द 5 डोमिनेंट कंट्री इन द वर्ल्ड, 5 देश जो है मिलकर जो है प्रभावशाली वही निर्णय लेते। इट फॉर्मुलेट द रूल्स फॉर द नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड, यानी रूल्स बनाता है नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। और ये सक्सीड हुआ है किसके कब किससे? गेट्स, GATT, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, यही सही है। तो इसी से जो है सक्सीड होकर जो है WTO बना, और ये जब बना इसकी स्थापना जो हुई है 1995 में, ठीक है, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट। और 164 मेंबर है इसके अंदर। नेक्स्ट है कि एटम फॉर पीस, हमें क्या है वो मैचिंग करना है। एटम फॉर पीस रूल्स फॉर ग्लोबल ट्रेड, इकोनॉमिक, सोशल कोऑपरेशन, एडवोकेसी ऑन ह्यूमन राइट। तो ऑप्शन जो है इसका बी सही होगा। तो एटम फॉर पीस क्या है? IAEA, ठीक है। इसके अलावा जो है रूल फॉर ग्लोबल ट्रेड WTO, और इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन है इकोसोक, एंड एडवोकेशन ह्यूमन राइट इंटरनेशनल NGO, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि वीटो पावर कैन बी बेस्ट। वीटो पावर क्या होता है? तो वीटो पावर बी ऑप्शन होगा, नेगेटिव वोट विच मीन्स आई फॉरबिड, ठीक है। तो वीटो पावर आपको पता 5 देशों को मिला गया, इनको परमानेंट मेंबर भी कहता है UN का। 5 देश कौन कौन से आपको याद होना चाहिए।
तो इसमें जिसमें चाइना है, फ्रांस है, रशिया, यूके एंड यूएसए, ये 5 देश मिलके जो है आपको 5 परमानेंट मेंबर है और वीटो पावर इन्हीं के पास है। इसके अलावा जो है 10 नॉन परमानेंट मेंबर जो है बनते हैं हर 2 साल के लिए। तो ऑप्शन जो है इसका बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ, तो ऑप्शन बी इसका दे रखा है, और वेलफेयर स्टेट विल बी स्ट्रेंथन, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट इसमें क्या क्या चीज़ होता है कॉन्सिक्वेंस में देखें तो इंक्रीज कैपिटलिज्म का अप्रोच बढ़ जाता है, लॉस कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट का कंट्रोल खत्म हो जाता है लगभग, अराइवल ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आती है, और ये बॉर्डरलेस इकोनॉमी हो जाती है। यहाँ पे कोई भी किसी भी देश से व्यापार कर सकता है, इन्फॉर्मेशन का भी जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते रहता है। तो यहाँ पे मतलब कोई भी चीज़ कंट्रोल में नहीं होती ग्लोबलाइजेशन के कारण। अब आप देख सकते हो कि दुनिया में जो है किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव होते से बढ़ रहा है। ग्लोबलाइजेशन लीड टू कल्चरल होमोजेनाइजेशन बिकॉज, तो कल्चरल होमोजेनाइजेशन आता है, कल्चरली जो है एक लगता है कि सेम कल्चर है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, यानी ए एंड डी। यानी ए क्या बोल रखा है, राइज ऑफ द यूनिफॉर्म कल्चर। हाँ, ये बात सही है कि एक समान संस्कृति को बढ़ावा मिला है, और साथ में जो है मॉडिफाई द कल्चर विदाउट ओवरवेलमिंग ट्रेडिशंस, और ये पारंपरिक रीति रिवाजों को प्रभावित किए बगैर संस्कृति से संशोधन किया जा सकता है। तो ऑप्शन जो है डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि चूज दी ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस क्या है, तो ऑप्शन बी होगा, द स्टेट विड्रॉ फ्रॉम मेनी ऑफ इट्स वेलफेयर। तो कई सारे जो काम जो स्टेट करती थी अब वो नहीं करती, उसकी जगह पर कोई और करता है, जैसे प्राइवेट कंपनी है सब। तो इसने क्या किया है, ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है इसका कॉन्सिक्वेंस है पॉलिटिकल। जयप्रकाश नारायण वॉज बिलोंग टू, किसी बिलोंग करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से, भारतीय जनसंघ, या सोशलिस्ट पार्टी, या स्वतंत्रता पार्टी। तो ऑप्शन जो है सी होगा, सोशलिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। और जयप्रकाश नारायण कहाँ के, बिहार के, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इन्होंने जो है जेपी जो है आंदोलन को बढ़ावा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अलावा जो है इसमें पूछा है कि मैच करना है इनका, मतलब जो कौन है किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन इसका जो है वो होगा ऑप्शन सी, यानी SA डेंगे, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, श्याम प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ, एंड मिन्नो मशानी स्वतंत्र पार्टी, एंड अशोक मेहता जो है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। इसके अलावा जो है आइडेंटिफाई द लीडर हु सेड इन द 1963 दैट ऑल सीनियर कांग्रेसमैन शुड रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस टू मेक अवे फॉर यंगर पार्टी वर्कर। तो रिजाइन करके जो है यंगर पार्टी वर्कर बनाना चाहिए इन लोगों को, किसने बोलता, तो ये बोला था ऑप्शन सी, यानी के कमराज ने बोला था ये बात, ठीक है। के कमराज जो है उन्होंने कहा था 1963 में, देखिए ऑल सीनियर कांग्रेसमैन शुड रिजाइन, उनको सीनियर कांग्रेसमैन को रिजाइन करना चाहिए फ्रॉम द ऑफिस टू मेक वे फॉर यंगर पार्टी वर्कर, ताकि यंगर पार्टी वर्कर जो इसमें शामिल हो सके। और ये प्रेसिडेंट भी रह चुके 2 टर्म 1964 से लेकर 1967 तक। के कमराज जो है स्टार्टेड मिड डे मील, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिड डे मील प्रोग्राम तमिलनाडु में किसने स्टार्ट किया था, के कमराज ने, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में मैच करना है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, मर्जर एग्रीमेंट, विशाल धारा मूवमेंट एंड स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन। तो ऑप्शन जो इसका बी होगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ऑप्शन बी में जो है आपको पता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है स्टेट एग्री टू बिकम पार्ट ऑफ द यूनियन, तो जो भी राज्य है वो पार्ट बनना स्टार्ट कर दिए थे, इसी के तहत जो इस पर साइन करता था वो इंडिया का पार्ट बन जाता था। मर्जर एग्रीमेंट मतलब स्टेट यूनाइट विद द सेंटर, ये होता है कि सारे स्टेट जो है सेंटर के साथ मिल जाएंगे। विशाल धारा मूवमेंट जो है तेलुगु स्पीकिंग एरिया में होता है, सेपरेट फ्रॉम मद्रास प्रोविंस, और किस लिए होता है, सेपरेटेड फ्रॉम मद्रास प्रोविंसेस, ठीक है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन मतलब रिड्रॉइंग द बाउंड्री ऑफ स्टेट, तो बाउंड्री को रिड्रॉ करने के लिए जब आज़ाद हुआ था देश हमारा, जब देश के राज्य को बनाने के लिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया था। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें बताना है कि कौन कौन से जो है कब कब बने, तो इसमें ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यानी अगर हम बात करें सबसे पहले जो है फॉर्मेशन आंध्र प्रदेश लिंग्विस्टिक लाइन पे 1953 पे, तो अगर हम बात करें भाषा के आधार पर सबसे पहले राज्य कौन सा बना, तो आंध्र प्रदेश 1953 को, उसके बाद महाराष्ट्र एंड गुजरात 1960 को, और कृष्ण ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल जोन, ठीक है, याद रखना किस किस बेसिस बना था, 1971 बना। फॉर्मेशन ऑफ मेघालय 1972, ठीक है। इसके अलावा डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री ऑफ झारखंड एंड छत्तीसगढ़ 2000 में, ठीक है, याद रखना। तो ये बिहार झारखंड जो है बिहार से अलग हुए थे 2000 में, ठीक है, याद रखना 15 नवंबर को। इसके अलावा 5 स्टेट ऑफ इंडिया टू होल्ड इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल हेल्थ फ्रेंचाइज, तो ऐसे कौन से फर्स्ट स्टेट कौन सा था जो इलेक्शन करवाया था, तो मणिपुर जो है पहला स्टेट था जिन्हें पहली बार जो है चुनाव करवाया था सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के आधार पर, ठीक है।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन की जो है आपको पता है कि ये मैं बता दूं कि कौन दे सकता है वोट, तो 18 साल से जो ऊपर है वो वोट दे सकते हैं। इसके अलावा जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान का इंडिपेंडेंट इंडिया का क्या था, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट कब हुआ था 1951 में। इट वाज बेस्ड ऑन द हरोड डोमार मॉडल। दिस प्लान एम्फेसाइज ऑन द एग्रीकल्चर, और इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे दिया गया था, एग्रीकल्चर पे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे। और आपको पता है प्लानिंग कमीशन को उस समय चेयरमैन कौन होते थे, प्राइम मिनिस्टर। दिस प्लान वाज फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट इन डैम्स एंड इरिगेशन फैसिलिटीज। तो सब डैम पे जो डैम बनाए गए थे, बांध, वो भी जो है इसी प्लान के अंदर बनाए गए थे। इन दिस प्लान स्टेप वर टेकन फ्रॉम द लैंड रिफॉर्म जो किया गया था वो इसी प्लान के अंदर किया गया था। तो नेक्स्ट आता है चूज द इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मतलब याद रखना, करेक्ट इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट नहीं पूछ रहा है, रिस्पेक्ट टू इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी। तो जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन जो है सी होगा। इसमें क्या है कि इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है, होमी जहांगीर भाभा इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। आपको पता होना चाहिए, स्टार्टेड न्यूक्लियर प्रोग्राम 1940। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट वाज डन इन 1974। कब किया गया था, 1974 में। और इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी एम क्या है, पीसफुल एटॉमिक पावर, ठीक है। इसके अलावा जो है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो करेक्ट सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है, साइनिंग द ताशकंद एग्रीमेंट, चाइना लॉन्च मैसिव इन्वेजन इंडिया, एंड फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंडरटेकन इन इंडिया, ब्रिटेन अटैच्ड इजिप्ट ओवर स्विच कैनल, एंड एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस। तो ये आपको जो सही जो क्रोनोलॉजी होगा ऑप्शन ए होगा। यानी अगर हम बात करें किसके, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस 90 ये जो हुआ था आपका 2 अप्रैल 1947 को, ब्रिटेन अटैक ऑन इजिप्ट ओवर स्विच के 1956 को, चाइना लॉन्च मैसिव इन्वेजन। तो 1962 में हमारी लड़ाई हुई थी चाइना के साथ, साइनिंग ऑफ ताशकंद एग्रीमेंट, जिसमें आपको पता है ताशकंद के एग्रीमेंट के दौरान जो है लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई थी 10 जनवरी 1966 में। फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अटैक इन इंडिया कब किया गया था, 18 मई 1974 को। तो वेरी इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट है आपको याद रखना था। इंडियन नेशनल आर्मी वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाई, किसके द्वारा किया गया था क्रिएटेड, तो ऑप्शन सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंडियन नेशनल आर्मी जो है यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना जो है, आज़ादी फौज जिसे हम बोलते हैं, तो आपको सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसको क्रिएट किया गया था। और ये अगर हम बात करें ओरिजिनली किसके द्वारा फाउंडेड किया गया था, तो कैप्टन मोहन सिंह, बट रिवाइव बाय द SC बोस ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। 3 ट्रूप्स ऑफ आईएनए वाज नेम आफ्टर गांधी इन नेहरू एंड आज़ाद। तो 3 ऐसे ट्रूप्स थे जो इनके गांधी नेहरू आज़ाद के नाम पर रखे गए थे, और एक ट्रूप जो है वाज रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे, ठीक है, याद रखना आपको। तो फर्स्ट समिट ऑफ नाम वाज हेल्ड, तो कब हुआ था, ऑप्शन बी यानी बेलग्रेड इन सितंबर 1961। तो बेलग्रेड में जो है नाम समिट हुआ था 1961 को। तो नाम मतलब होता है नॉन अलाइनमेंट मोमेंट। फर्स्ट समिट ऑफ एनएमए वाज हेल्ड 1961 बेलग्रेड, एंड नॉन अलाइनमेंट मोमेंट वाज इनिशिएटेड बाय किसके द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू, टीटो, अब्दुल नासिर। ऑब्जेक्टिव क्या था, आपको पता है दोनों ब्लॉक से अलग रहना था, जो भी थे आपके सोवियत संघ के उस समय दौरान, जो कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका एंड सोवियत संघ। नेक्स्ट आता है कि 1960 वॉर लेबल्ड एज, 1960 को क्या बोलते हैं, डेंजरस डिकेड बोलते हैं। वैसे क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि इस दौरान हुई क्या था, इंडिया फेस वॉर विद चाइना एंड डेथ ऑफ द नेहरू, ठीक है। इस समय 2 चीज़ हो गई थी, चाइना से वॉर हो गया था और डेथ ऑफ नेहरू। इन दिस डिकेड देयर वाज सेवरल अनरिजॉल्व प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी फैल गया था देश के अंदर, कम्युनिज्म बहुत ज़्यादा आ गया था, लोग आपस में लड़ रहे थे धर्म के नाम पर, फियर ऑफ फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी ऑल्सो। ऐसा लग रहा था कि जो है डेमोक्रेसी अब खत्म हो जाएगी इंडिया से। नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज़ डिफेक्शन। देखो दल बदल कानून आपको पता है, आराम गैर वाला कहानी आपने जरूर सुना होगा, तो ये उसी टाइम आया था, तो इसके चक्कर में आया था। तो इसमें क्या बोला, अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीविंग द पार्टी ऑन द व्हूज टिकट ही हैज सिबलिंग। मान लो कोई इलेक्ट हो गया और वो पार्टी छोड़ के जा रहा है, तो ऐसे में क्या हो, दल बदल कानून लगेगा और वो जो है डिससेलेक्ट हो जाएगा, मतलब सेलेक्ट नहीं होगा। याद रखना इंपॉर्टेंट है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बनाया गया था, 1985 में बनाया गया था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एंड बाय द अमेंडिंग 10 शेड्यूल टू डेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। स्पेशल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ट्राइज विद डेस्टिनी वाज एड्रेस बाई, किसके द्वारा एड्रेस किया गया था, ट्राइज विद डेस्टिनी। तो नियति के साथ भेंट, तो आपको पता है बेहतर किसी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये स्पीच उन्होंने दिया था। नेक्स्ट आता है आपको मैच करना है, ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ कॉन्सिक्वेंस, कास्ट बेस्ड पार्टी, पर्सनल लॉ एंड जेंडर जस्टिस, ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ द रीजनल पार्टी। आपको चूज़ करना सही आंसर क्या होगा। तो अगर हम बात करें तो पॉलिटिक्स ऑफ कॉन्सिक्वेंस, एग्रीमेंट ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी, कास्ट बेस्ड पार्टी, राइज ऑफ द OBC एंड पर्सनल लॉ एंड जेंडर जस्टिस, शाहबानो केस, एंड ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ रीजनल पार्टी, तो कोalition गवर्नमेंट। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट इन 1990s। तो 1990 में कौन सा डेवलपमेंट हुआ था, तो ऑप्शन जो इसका करेक्ट होगा बी। क्या हुआ था उस समय, तो
1989 में क्या हुआ, इलेक्शन हुआ, कांग्रेस डिफेटेड हो गई थी इसमें। 1981 में क्या हुआ, लिट्टे असोसिएटेड राजीव गांधी को जो है लिट्टे, आपको पता है श्रीलंका के अंदर लिट्टे संगठन, उन्होंने जो है राजीव गांधी को एसेसिनेटेड कर दिया। इन दी 1991 मिड टर्म इलेक्शन पीवी नरसिम्हा राव बिकम द प्राइम मिनिस्टर हु हैज इनिशिएटेड इकोनॉमिक रिफॉर्म। आपको पता है इकोनॉमिक रिफॉर्म जो देश के अंदर आता है, उदारीकरण जो है ये सब लाया जाता है, किसके द्वारा लाया गया था, पीवी नरसिम्हा राव। उस समय जो है आपको बता दूं कि मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है इसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे। कर्पूरी ठाकुर वॉज द पायनियर इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन। तो कर्पूरी ठाकुर आपको पता है बिहार का, इन्होंने हाल ही में इनको भारत रत्न भी दिया गया। तो इनको रिजर्वेशन जो है इंट्रोड्यूस करने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट आता है प्लेस द स्टेटमेंट इवेंट इन सीक्वेंस विद रिगार्ड टू एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल। तो नेपाल में लोकतंत्र के प्रसार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा घटना है, तो ऑप्शन जो है इसका होगा आपका ऑप्शन बी होगा, जिसमें कि किंग एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन 1980s। मोस्ट ऑफ नेपाल वाज सक्सेसफुल इन स्प्रेडिंग देयर एक्सप्रेस इन मेनी पार्ट ऑफ नेपाल 1976। किंग क्या अबोलिश कर दिया पार्लियामेंट को, डिसमिस द गवर्नमेंट 2002 में। और इसके अलावा जो है किंग वॉज फोर्स टू रिस्टोर द हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव 2006। नेपाल बिकम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ्टर अबोलिशिंग द मोनार्की 2008 में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जनरल इलेक्शन 1967 को क्या हुआ, पॉपुलराइजर सेइंग दैट वन कुड टेक अ ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू हावड़ा एंड नॉट पास थ्रू द सिंगल कांग्रेस रूल। यानी एक बार ऐसा हुआ था 1967 में कि अगर कोई दिल्ली से हावड़ा के लिए जाएगा तो कभी कोई भी ऐसा स्टेट नहीं पड़ेगा जहाँ पे कांग्रेस का रूल हो। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली आपका ऑप्शन बी होगा, यानी ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ नॉन कांग्रेस पार्टी। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि इसमें आपको मैंने बताया कि किस तरीके से जो है जब कांग्रेस को उस समय हार हुआ था तो एक भी जो है ट्रेन जब भी जो है दिल्ली से हावड़ा जाएंगे तो कोई भी जो है कांग्रेस नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर था, यानी ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ नॉन कांग्रेस पार्टी। तो इसमें ये हुआ था कि कोई भी जो है नॉन कांग्रेस पार्टी की जो है काफ़ी ज़्यादा जो है पॉपुलैरिटी ख़त्म हो चुकी थी। नेक्स्ट आता है कि यूएस इन्वेडेड इराक अंडर द कोड नेम ऑपरेशन इराकी फ्रीडम इन द ईयर। तो कब इस पर अटैक किया था इराक पे, तो ऑप्शन सी 2003 में किया था। तो यूएस ने इन्वेडेड किया था इराक पे अंडर कोड नेम इराकी फ्रीडम इन द ईयर 2003 एंड इन्वेजन एक्सटेंड टिल 2011। तो 11 तक चला। अमेरिका इन्वेडेड सद्दाम हुसैन लेड इराकी गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है कि आपको पैसेज पढ़ना है कि शीत युद्ध के दौरान गुटमरेज राष्ट्र ने महज मध्यस्थ से ज़्यादा भूमिका निभाई। देखो नॉन अलाइनमेंट के दौरान क्या हुआ कि जो भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के लोग थे, यानी उन्होंने जो है जो भी इसमें भाग लिए थे लीडर, उन्होंने बोला कि जो है किसी भी ब्लॉक में एंटर नहीं करना। अधिकांश गुटनिरपेक्ष देशों के समक्ष ये चुनौती थी कि अधिकतर देश को जहां न्यूनतम विकसित देशों के वर्ग में डाल दिया गया, वहीं उन पर आर्थिक रूप से और ज़्यादा विकसित करने तथा अपने नागरिकों को निर्धनता के दल बदल से बाहर निकालने का दायित्व था। नए राष्ट्रों की आज़ादी के लिए आर्थिक विकास एक अहम जरूरी थी। सतत विकास के बिना एक राष्ट्र को वास्तविक रूप से स्वतंत्र नहीं किया जा सकता। वह अमीर देशों पर निर्भर रहेंगे जिसमें उपनिवेशी शक्तियाँ भी शामिल हो गई, जिनसे उन्हें राजनीतिक आज़ादी हासिल की गई। तो उसमें वो आइडेंटिफाई द दैट वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द नॉन अलाइनमेंट। तो आपको बताना है इनमें से नाम का कोई मेंबर नहीं था। पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया एंड नॉर्थ कोरिया। तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान वाज नॉट अ मेंबर ऑफ नॉन अलाइनमेंट ग्रुप। श्रीलंका, नॉर्थ कोरिया, इंडिया आर इंक्लूडेड इन द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इन प्रेजेंट नाम हैज़ ए 120 मेंबर कंट्री। फर्स्ट समिट कहाँ पे होता है, 1961 बेलग्रेड में। नेक्स्ट आर द लास्ट लीस्ट डेवलप्ड कंट्री अचीव फ्रीडम फ्रॉम रिचर कंट्री। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑफ फ्रीडम। तो ऑप्शन जो है इसका ए होगा, यानी द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री अचीव फ्रीडम फ्रॉम रिचर कंट्रीज इन द स्टेटमेंट ऑफ फ्रीडम मीन्स इकोनॉमिक फ्रीडम। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक फ्रीडम की बात हो रही है। द मेन एम ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, तो उनका एम क्या था, जो न्यूनतम विकसित राष्ट्र थे, तो इसका था ऑप्शन डी, एंड टू डेवलप इकोनॉमिकली एंड अपलिफ्ट द पीपल फ्रॉम पॉवर्टी। यानी डेवलप करना है इकोनॉमिकली और लोगों को जो है पॉवर्टी से बाहर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कंट्री दैट वर कैटेगराइज एज द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री वर। तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री कौन से थे, तो ऑप्शन बी नॉन अलाइनमेंट कंट्री। जो नॉन अलाइनमेंट कंट्री थे उन्होंने उनको लीस्ट डेवलप्ड कंट्री कहते थे। आइडेंटिफाई द आइडिया दैट ओरिजिनेट टू अपलिफ्ट दिस LDC कंट्री टू पाथ ऑफ द डेवलपमेंट। तो ये आइडिया किसका था, इनको आगे बढ़ाने का, तो नाम गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। ठीक है, नेक्स्ट है फिर एक और पैसेज है 1971 में कांग्रेस के गरीबी हटाओ नारों के साथ भारतीय चुनाव प्रारंभ हुए। कच्चे तेल की कीमतों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वृद्धि से भारत की मुद्रास्फीति की चपेट में आ गया। तेल खदाना अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तु की कीमतों में उछाल से देश के कई भागों में व्यापक तौर पर विरोध प्रदर्शन हुए। 1974 में गुजरात बिहार के छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण सहित कई राष्ट्रीय स्तर के नेता उभरकर सामने आए। इसके अलावा रेलवे कर्मचारी के कार्यस्थल पर परिस्थिति में सुधार तथा बोनस की मांग को मनवाने हेतु जॉर्ज फडणवीस के नेतृत्व में एक रेल हड़ताल हुआ।
इस समय काल में न्यायपालिका कार्यपालिका के मध्य टकराव भी देखने को मिला। ये टकराव लोकप्रिय केशवन भारती केस से प्रेरित हुआ एवं जो तत्पश्चात इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित किए जाने के फैसले के साथ समाप्त हुआ। जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस उद्देश्य से प्रेरित एक फैसला पारित किया। इसमें कांग्रेस जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियों के मध्य राजनीतिक टकराव का मंच तैयार हुआ। इन घटनाओं ने अंत सरकार को 25 जून को आपातकाल की घोषणा करने हेतु संकल्प दिया। अब क्वेश्चन है, द स्लोगन गरीबी हटाओ वाज गिवन बाय, तो किसके द्वारा दिया गया? तो ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, गरीबी हटाओ होगा इंदिरा गांधी ने दिया था इन 1971 में जनरल इलेक्शन में। और पॉवर्टी एलिवेशन वाज सेंट्रल थीम ऑफ 5 year प्लान। इन द which two state student protest against the rising food price oil? हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और बिहार। गुजरात, बिहार, राजस्थान। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, गुजरात एंड बिहार। ठीक है, नेक्स्ट है, हु ऑर्गेनाइज द रेलवे स्ट्राइक 1974? तो ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर, जॉर्ज फडणवीस। इन्होंने जो है रेलवे हड़ताल किया था 1974 में। ऑन द कंडीशन डिड जयप्रकाश नारायण लेड बिहार स्टूडेंट मूवमेंट? तो किस कंडीशन पे लेड किया था? तो ऑप्शन बी इसका सही विल बी नॉन वायलेंट। उन्होंने कहा कि अहिंसक होगा और हमारी डिमांड भी पूरी होनी चाहिए। द इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी वाज ओवर? तो किसके द्वारा ये खत्म किया गया था जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का जो ये मामला था? तो ऑप्शन ए होगा, फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल, लोगों के मौलिक अधिकार को लेकर। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन जो है आपके 50 जो है पॉलिटिकल साइंस के हो गए CUT UG का जो PYQ क्वेश्चन है। आई होप आपको ये पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।